हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी स्टार्ट कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 2022-23 की 17th वीडियो है। ठीक है जी, 17 नंबर वीडियो है। इससे पिछली 16 वीडियो में पिछले चैप्टर्स को मैं टॉपिक वाइज करवा चुका हूं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से ये टॉपिक देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ मनी, मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ मनी है अ थिंग विच इज कॉमनली accepted as a medium of exchange is called money। ठीक है जी, सिंपल। कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ रिटर्न में कुछ देना होता है। तो वो जो रिटर्न में हम जो देते हैं उसको एक्सचेंज के लिए जो फैसिलिटेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मनी। सो ये रही मनी की डेफिनेशन। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। ओके जी, तो मनी की अगर मैं बात करूं, अब ये आपने डेफिनेशन लिखते जाना यहां से, मैं इसके आपको इसी तरीके से नोट्स बना के देता रहूंगा। अब यहां से मीनिंग ऑफ मनी लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपना काम चला सकते हो। ठीक है जी, मैं आगे इसके बात करता हूं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जैसे हमने मनी की बात करी तो उसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में बात करूंगा मैं अ रूपी इन केस ऑफ इंडिया। इन इंडिया ये कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और अ डॉलर क्या चीज है? इन यूएसए। और यूएसए में अब ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो कॉमनली यूज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन दो कंट्रीज के हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मनी। तो हम सबसे पहले इसके बाद बात करेंगे मीनिंग। आपको क्लियर हो गया? मीनिंग के बाद हम बात करेंगे अब कि शुरू में पहले क्या होता था। ओल्डन डेज में, पुराने समय में क्या होता था? ओल्डन डेज में क्या होता था? गुड्स आर या एक्सचेंज गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। ठीक है जी, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। अर्ली डेज में ये होता था। ओके, उस वक्त कोई मनी नहीं होती थी। देयर वाज नो मनी वाज इन एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, बिकॉज वांट्स या डिमांड्स वर लिमिटेड। हमारी जो वांट्स या डिमांड होती थी वो लिमिटेड होती थी। ठीक है जी, इसलिए मनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। अब गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। गुड्स के बदले में सपोज एक व्यक्ति को व्हीट चाहिए और दूसरे को राइस चाहिए, तो वो दोनों एक दूसरे से अपनी उस जरूरत को पूरा कर सकते थे। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। इसके व्हीट की रिक्वायरमेंट है और इसको राइस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो ये एक दूसरे के साथ अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। उससे क्या होता था? वो एक दूसरे की जरूरत पूरी कर लेते थे, क्योंकि पहले डिमांड्स इतनी ज्यादा नहीं थी, वांट्स इतनी ज्यादा नहीं थी। बट जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही, हमारी डिमांड्स बढ़ती रही। ठीक है जी, तो हमें मनी की जरूरत फील होने लगी। उस केस में बार्टर सिस्टम हमें एक अधूरा सिस्टम लगने लगा, जो कि हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर हमने क्या किया? उसके लिए मनी की इजाद की। तो मनी जो इनिशियल डेज में वो पहले क्वाइंस होते थे। मनी की फॉर्म्स की अगर बात करें तो मनी को पहले हम किस में आया? मनी का फॉर्म पहले क्वाइंस। और वो कौन से क्वाइंस है? गोल्ड और सिल्वर। ये क्वाइंस चलते थे सबसे पहले। उसके बाद फिर आए एलॉय मेटल के क्वाइंस आए। ठीक है जी, उसके बाद क्या आया? पेपर मनी। तीसरे नंबर पे क्या आया? पेपर मनी।
जैसे हमारी कंट्री में 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, जिसको हम सिंपल भाषा में करेंसी भी बोलते हैं, तो ये पेपर नोट आया। उसके बाद क्या आया हमारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में क्या आया हमारा, क्या बोलते हैं उसको, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, ये क्या आ गया हमारा प्लास्टिक मनी। और उसके बाद अब क्या आ गया ई मनी। इसके बाद क्या आ गया हमारा ई मनी। ई मनी को हम अब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किसका, ऑफ ट्रांजैक्शंस ओनली, ऑफ एंट्री ओनली, ऑफ एंट्री। ठीक है, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, उसको ही तो हम ई मनी बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये मनी ऐसे धीरे धीरे डेवलप होती गई बार्टर सिस्टम के बाद। बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया, क्वाइंस। क्वाइंस पहले जब राजा महाराजाओं का समय था तो सिल्वर और गोल्ड के थे, फिर धीरे धीरे वो क्वाइंस एलॉय मेटल, जिसको हम स्टील के कॉइन या लोहे के कॉइन भी सिंपल भाषा में कह सकते हैं, और पेपर मनी आई, फिर प्लास्टिक मनी डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में, और उसके बाद ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स होने लगा है अब, जो डेबिट या क्रेडिट एंट्री के फॉर्म में होता है। तो अब इससे समराइज करते हुए मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूं कि मनी का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन ऑफ मनी क्या है, चलिए मेरे साथ लिखिए फंक्शंस ऑफ मनी। मैं आपको समझाता हूं बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। तो पहला तो सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट वही है, इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके जी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा क्या है, इट इज हैज ए स्टोर वैल्यू। मनी को आप स्टोर कर सकते हो, मनी हैज स्टोर वैल्यू। ठीक है जी, आप इसको सालों साल, बहुत साल तक मनी को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है जी, तो इसकी तीसरा फंक्शन इसका क्या है, मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी कमोडिटी की वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है वो भी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं मनी से। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, मान लीजिए मेरे को पेन चाहिए, आपको ये बुक चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज कर सकते थे, बट उससे उसकी पूरी वैल्यू नहीं मिलती थी। आपने मेरे को बुक दे दी, मेरी जरूरत पूरी होगी, मैंने आपको पेन दे दिया, आपकी जरूरत पूरी होगी, बट हमने एक दूसरे की जरूरत पूरी की है, लेकिन इसकी कॉमन वैल्यू नहीं है। वैल्यू कहाँ से पता चली, आपने तो मुझे महंगी बुक दी, मैंने तो आपको उसके कंपैरिजन में बहुत सिंपल सा या लो कॉस्ट वाला पेन आपको दिया है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं हुई। प्रॉपर वैल्यू मनी से ही किसी कमोडिटी की हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तीसरा इसका बेसिक फंक्शन था। चौथा है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट, ठीक है जी, जिसको हम फ्यूचर पेमेंट भी बोल सकते हैं। अगर डेफर्ड वर्ड आप नहीं लिखना चाहते, फॉर फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हो, बिकॉज हम मनी से ये कन्वीनियंट हो जाता है कि जो फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है वो इजी हो जाता है मनी के थ्रू। ओके, और उसके बाद क्या है, ये इसके 4 बेसिक फंक्शन है। ओके जी, बेसिक फंक्शन ऑफ मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है मनी हैज ए स्टोर वैल्यू, इसको काफी लंबे समय तक भी स्टोर किया जा सकता है। आप व्हीट को, फ्लोर को, मेज को, मक्की को, राइस को, किसी भी कमोडिटी को ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। समझ लीजिए यदि आपने मनी को आपने कैटल्स के फॉर्म में भी कई बार लिया जाता था पहले, तो कैटल्स को भी ज्यादा समय तक के लिए नहीं स्टोर किया जा सकता ना, उनकी भी एक लाइफ होती है। मनी को आज बैंक में आप एक ट्रांजैक्शन या एक एंट्री के फॉर्म में ही तो डालना होता है, वो सालों साल उसको आप संभाल के रख सकते हो, स्टोर की जा सकती है। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू, उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत निकालने के लिए भी मनी हेल्पफुल है, मनी से ही उसकी वैल्यू दी जा सकती है। और फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी हम किसका सहारा लेते हैं, मनी का ही सहारा लेते हैं। तो ठीक है, अब इसके लिए अब हम आगे बात करेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप कि आपने इसको लिख लिया था, अच्छी तरीके से समझ लिया था। बाकी डोंट वरी, आप वीडियो को अगर नहीं लिखा तो पॉज करके, स्लो करके, आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, इस चीज से आप कर सकते हो। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत इजी सिस्टम है, बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं। अब हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम
ऑफ एक्सचेंज, ये तो मैंने आपसे पहले भी बताया है और ये आप काफी जूनियर क्लासेस से भी इसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो और अंडरस्टैंडिंग है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। गुड्स किस में एक्सचेंज की जाती हैं? गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती हैं। इसके लिए हमें बार्टर सिस्टम, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। और इसको हम सीसी बोलते हैं, सीसी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी, जिसको हम एक सिंपल नाम दे सकते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी। ठीक है जी, कमोडिटी टू कमोडिटी नाम दे सकते हैं। एक्सचेंज, कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज को हम क्या नाम देते हैं? सीसी इकोनॉमी। और वो कौन सा है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, अब आपने वो सोचा होगा कि ये पहले भी बार्टर सिस्टम का बताया, अब ये दोबारा बार्टर सिस्टम का बता रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है कि बार्टर सिस्टम हमारे लिए ये फेल क्यों हुआ और मनी क्यों इजाद हुई। उसके लिए आपको एक चीज मैं समझाता हूं, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं आपको समझाता हूं कि एक बार्टर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। क्या पढ़ा होगा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, ठीक है, किसका? बार्टर सिस्टम का। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब दो पर्सन जो गुड्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, जो कमोडिटीज को एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, वहां पे वो अटक जाते हैं जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, इसके पास सरप्लस पड़ा हुआ है राइस, इसके पास सरप्लस क्या है? राइस। ये राइस सरप्लस है, ये राइस देना चाहता है और समझ लो वो शूज लेना चाहता है, उसको शूज की जरूरत है, सरप्लस राइस है, रिक्वायर्ड क्या है? शूज। और इसको फिर अब वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको राइस चाहिए, और बी एक ऐसा पर्सन है उसके पास सरप्लस, सरप्लस क्या है? व्हीट, इसके पास सरप्लस व्हीट है और रिक्वायर्ड क्या है? फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड उसको चाहिए मान लो चेयर। तो ये दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है। समान, इसके पास सरप्लस क्या है? राइस। ये सरप्लस राइस को देना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है फॉर शूज, ठीक है। और इसके पास सरप्लस क्या है? बी के पास सरप्लस है व्हीट, और उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? चेयर। तो इसका मतलब अब ए पर्सन को वो ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ वो राइस उसको देके उससे शूज ले सके। और ये ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, ये तब आसान था जब वांट्स लिमिटेड होती थी। अब ये जैसे जैसे वांट्स बढ़ती गई, ऐसा करना, ऐसा संभव हो पाना मुश्किल हो गया। और उसी तरीके से पर्सन बी के लिए भी सरप्लस क्या है? उसके पास व्हीट, उसके पास सरप्लस क्या है? व्हीट, और रिक्वायर्ड क्या है? चेयर। तो इसका मतलब उसको भी वो पर्सन चाहिए जिसको व्हीट चाहिए हो और वो उसको चेयर दे सके, क्योंकि उसके पास चेयर सरप्लस में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का होना जरूरी है। पर इस केस में, ए और बी के केस में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है, इसलिए बार्टर सिस्टम यहां पे फेल हो गया और मनी का इवैल्यूएशन हुआ, इसलिए मनी की जरूरत फेल महसूस हुई। तो ठीक है, इसी को आगे फॉलो करते हुए, इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए मैं अब आपको बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस बताता हूं और उसको एलिमिनेट कैसे किया है हमने मनी से, वो भी समझाता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉबैक्स, और उसको मैं समझाऊंगा कि आपने इसको एलिमिनेट किया कैसे करना है। ड्रॉबैक्स ऑफ मनी, और उसके बाद यहां पे क्या आएगा? दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स हैं और उसको हमने एलिमिनेट कैसा किया है। एलिमिनेट ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है जी। एलिमिनेट कैसे किया हमने बार्टर सिस्टम को? सबसे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को, सबसे पहले हमारे पास जो ड्रॉबैक आया वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट,
ठीक है जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्सन के पास राइस सरप्लस थे, दूसरे के पास व्हीट सरप्लस था, लेकिन दोनों उसको एक्सचेंज करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि दोनों को वो, ना उसको व्हीट चाहिए था ना दूसरे पर्सन को राइस चाहिए था। जिसको राइस जिसके पास सरप्लस है उसको शूज चाहिए था, उसको वो पर्सन नहीं मिल रहा था जिससे वो शूज ले सके राइस के बदले में। तो ये पूरा उसके लिए हौच पौच हुआ पड़ा था कि वो क्या करे। तो इसलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है कि आपको आपकी जरूरत पूरा करने के लिए, आपके सरप्लस गुड को लेने के लिए, आपकी सरप्लस कमोडिटी को लेने के लिए ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास वो कमोडिटी हो जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अभी इसमें डालने के लिए, रिफिल करने के लिए इंक चाहिए, ठीक है जी, और आपको लिखने के लिए ब्लू पेन चाहिए। यदि हम दोनों के पास वो कमोडिटी नहीं है जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सके, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज ड्रॉबैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। हम एक दूसरे की जरूरत नहीं पूरी कर पाए ना, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं रहा इस केस में भी, रिफिल और इंक के केस में भी। तो उसको इलिमिनेट कैसे किया हमने, हमने उसको इलिमिनेट किया मनी से। मनी एक वो मीडियम बनाया हमने एक्सचेंज का कि ना मैं आप पे डिपेंड रहूं ना आप मेरे पे डिपेंड रहो। मुझे इसकी इंक चाहिए, मैं बाजार से एक सेट अमाउंट ऑफ मनी खर्च करने के बाद उसको खरीद लूं। आपको पेन चाहिए, आप सेट अमाउंट ऑफ मनी उसको पे करने के बाद उसको खरीद लो। पेन को अपनी एक दूसरे पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। दूसरा क्या है, समझ लगी ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये तो हमारा लिमिटेशन हो गया। और इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या हो गया इसका, इलिमिनेट, उसको ड्रॉबैक को दूर करने के लिए मनी हो। उसके बाद लैक ऑफ कॉमन यूनिट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, मेरे को आज साइकिल चलाने का मन कर रहा है, मुझे आपसे साइकिल चाहिए, बट आपको कार चाहिए, व्हीकल चाहिए। आपके पास साइकिल एक्स्ट्रा है, मेरे पास कार इस वक्त फ्री पड़ी है मेरी, मेरे को अभी चाहिए, मैं तो लेक्चर दे रहा हूं, मुझे अभी नहीं चाहिए, ठीक है। आप मेरे से कार ले लो, मुझे साइकिल दे दो। हमने एक दूसरे की जरूरत तो पूरी कर ली, पर उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं है। आपने मेरे से ज्यादा वैल्यू का कमोडिटी ले लिया और मेरे को कम कमोडिटी की वैल्यू दी। कार की कीमत ज्यादा होती है और साइकिल की कीमत एज कंपेयर टू कार काफी कम होती है। बट मनी आने से क्या हुआ, हमने एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू निकाल लिया कि कार की वैल्यू कितनी है और साइकिल की वैल्यू कितनी है। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में वो चीज मिसिंग थी, बार्टर सिस्टम में वो चीज मिसिंग थी जिससे हम एक दूसरे की जरूरत जरूर पूरी कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई कमोडिटी की कॉमन वैल्यू नहीं मिल पाती थी। मनी के आ जाने से हमें उसकी कॉमन वैल्यू मिल गई। तो मनी, अगेन मनी से हमें उसकी कॉमन वैल्यू ऑफ यूनिट मिल गई, जिससे कि हम उसको रुपीज में कन्वर्ट करके, उसको एक सेट अमाउंट में कन्वर्ट करके साइकिल की या गाड़ी की, कार की या किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। हॉर्सेस की, काउस की, बफेलोज की, किसी की भी कीमत को हम बना सकते हैं विद टर्म्स ऑफ मनी। अदरवाइज कमोडिटी की वैल्यू, एक कमोडिटी की वैल्यू दूसरी कमोडिटी के वैल्यू के बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। पर बार्टर सिस्टम में ये लिमिटेशन को दूर फिर किसने किया, हमने किससे दूर किया, मनी से। उसके बाद ये 2 पॉइंट होने के बाद अब मैं आपका तीसरा पॉइंट बता रहा हूं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है मेन, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तीसरा ड्रॉबैक है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स का मतलब है कि आज आपने कोई किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको 20 दिन बाद सैलरी दूंगा, 20 दिन बाद ये काम कर दो मेरा, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। तो वो एक तरह का आप फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो ना, आने वाले समय के लिए उसको गारंटी या श्योरिटी या कोई प्रॉमिस कर रहे हो ना कि मैं तेरे को फ्यूचर में इतने पैसे दूंगा। और फ्यूचर पेमेंट्स जो करनी है या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करनी है, फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल, नेचुरल कॉन्ट्रेक्चुअल हमने जब वर्ड बोला तो वो फ्यूचर से ही रिलेटेड है। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स करनी है, वो कैसे की जा सकती है, ठीक है जी, वो कैसे की जा सकती है, वो मनी से उसको करना आसान होता है, ठीक है जी। क्योंकि मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो आने वाले समय के लिए फ्यूचर में भी आपको पेमेंट करने में सहायक होता है। लेकिन बार्टर सिस्टम से आपके लिए किसी को ये प्रॉमिस करना आज की डेट में कि मैं तेरे को फसल का कोई हिस्सा दे दूंगा, मैं तेरे को टेबल दे दूंगा, मैं चेयर दे दूंगा, मैं पेन्स दे दूंगा, मैं चॉकलेट्स दे दूंगा, ये इतना ईजी नहीं होता। क्योंकि लंबे समय के लिए हो सकता है वो कमोडिटी अवेलेबिलिटी ही ना हो उस चीज की,
मनी की अवेलेबिलिटी तो रहेगी ना, क्योंकि वो आपके बैंक में भी स्टोर है, आप उसको किसी दूसरे वे से भी ट्रांसफर करके दे सकते हो। हमने बोला कि आप डेबिट क्रेडिट एंट्री से भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इसका मतलब जो फ्यूचर पेमेंट्स है वो मनी से भी आप फैसिलिटेट कर सकते हो, इजी हो सकता है। और उसके बाद मैंने आपको लास्ट पॉइंट इसका जो है डिफिकल्टी इन स्टोरेज वैल्यू, डिफिकल्टी इन स्टोरेज वैल्यू। डिफिकल्टी इन स्टोरेज वैल्यू का मतलब क्या है कि कमोडिटीज को ज्यादा देर के लिए, ज्यादा समय, लंबे समय के लिए हम उसको सेव नहीं कर सकते। लंबे समय तक सेव नहीं कर सकने का क्या मतलब है, आप व्हीट को कितने साल के लिए सेव कर सकते हो, 1 साल मैक्सिमम। राइस को कितने साल के लिए कर सकते हो, मैक्सिमम 1 साल। काउस को, बफेलो को अगर आपके लिए गुड है या कमोडिटी, आपको उसको एक्सचेंज भी करना है, बकरियां हैं, बेड है, ठीक है, पेन है, कोई भी कमोडिटी है, ये है, कितनी देर के लिए सेव कर सकती हो, साल, 2 साल, 3 साल, डू एग्री, मान लिया। पर इसको स्टोर करने का रिस्क भी तो है ना। फसल है, जैसे व्हीट का मैंने एग्जांपल दिया, राइस का एग्जांपल दिया, बेटा वो खराब भी तो हो सकती है। राइस खराब हो सकते हैं एक पर्टिकुलर सीजन के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। आग लगने का डर है, थेफ्ट होने का डर है इस सारे सामान को। बट मनी का क्या थेफ्ट है, मनी का कोई थेफ्ट नहीं है। मनी को आप स्टोर कर सकते हो लंबे समय के लिए। आपको भाई पैसा भी चोरी हो सकता है, भाई पैसा चोरी हो सकता है, लेकिन फॉर्म ऑफ मनी में हमने बताया कि उसको ई ट्रांजेक्शन के थ्रू, ई मनी के थ्रू आप बैंक में सेव करके रख सकते हो। तो इसकी उसकी स्टोरेज वैल्यू बढ़ गई है। व्हीट तो 2 महीने बाद खराब हो गया, व्हीट को अगर चेंज नहीं किया, बारिश का मौसम आ जाएगा तो व्हीट खराब हो जाएगा, आपका गेहूं खराब हो जाएगा, चावल खराब हो जाएगा। पेन को अगर आपने यूज नहीं किया तो रिफल, आपको पता महीना पेन ना चल रहा हो या पुराना पेन को उठा के देखो वो चलता ही नहीं है, वो खराब हो जाएगा, तो उसकी स्टोर वैल्यू नहीं। पर 2000 का नोट तो 2000 का नोट ही रहता ना, 500 का नोट तो 500 का नोट ही रहेगा ना। वो बैंक में रखा रहेगा तो सेम ही रहेगा ना, घर में भी रखा हुआ तो सेफ ही है ना, ठीक है। तो मनी की जो डिफिकल्टी, हमारी ये जो ड्रॉबैक था, डिफिकल्टी इन स्टोरेज वैल्यू, वो मनी से हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। मनी को एज कंपेयर टू कमोडिटीज ज्यादा लंबे समय तक के लिए सेव किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको मीनिंग, ठीक है, बार्टर सिस्टम, मीनिंग ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम, ठीक है, बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी, ओके, और मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कॉइन से, एलॉय कॉइन से, फिर हमने पेपर करेंसी पे आए, मनी पे आए, फिर आप प्लास्टिक मनी पे आए, फिर आप ई मनी पे आ गए हैं, ठीक है। उसके बेसिक फंक्शन और ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, और उसको इलिमिनेट हमने कैसे किया, वो चीज़ आज डिस्कस की। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। अगले लेक्चर में इस चैप्टर का बाकी पार्ट करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस लगातार देखते रहें। ओके जी, डन।